नमस्कार, मैं राजीव प्रताप और इस वक्त मैं एक बार फिर से प्रयास आईएएस अकेडमी में हूँ, जहाँ पर कि मेरे साथ कुछ छात्राएं हैं जो प्रयास आईएएस अकेडमी में सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं। और आगामी 4 अप्रैल को आप लोगों का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है सिविल सर्विसेज का, तो उसके रिगार्डिंग मैं इन लोगों से बात करूंगा कि कैसी इनकी तैयारी है, क्योंकि उत्तराखंड में अमूमन 5-5 साल बाद पीसीएस की परीक्षाओं का आयोजन होता है और बड़ी मुश्किल से 4-5 साल बाद बच्चों को यहाँ पर स्टेट पीसीएस में बैठने का अवसर मिलता है। और इसी के संदर्भ में हम बात करेंगे छात्राओं से। आपका नाम? काजल साहू। अच्छा, तो आपका ये पहला अटेम्प्ट होगा या दूसरा अटेम्प्ट होगा? फर्स्ट अटेम्प्ट। उत्तराखंड में जैसे हम देखते हैं कि 3-3, 4-4, 5-5 साल बाद परीक्षाएं आयोजित होती हैं और इस बार पीसीएस का एग्जाम जो प्रीलिम्स का है आगामी 4 अप्रैल को होने वाला है, तो उसको लेकर आपकी तैयारियां कैसी और संस्थान में आपको किस तरह की गाइडेंस दी जा रही है सर के द्वारा? कोर्स तो यहाँ पे लगभग ख़त्म ही हो गया है पूरा कोर्स, और तैयारी भी मतलब ऑलमोस्ट पूरी है, सिर्फ रिविजन बाकी है लास्ट टाइम का। और सिर्फ अपनी तरफ से है कि CSAT का है, थोड़ा सा CSAT का हमको फोकस करना है। और ये जानना चाहिए कि कोरोना काल में आप लोगों की पढ़ाई काफ़ी बाधित हुई होगी, तो क्या उस समय ऑनलाइन क्लासेस आप लोग यहाँ पे कर रहे थे या फिर ऑफलाइन ही चल रही थी या ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों? ऑनलाइन क्लासेस हमारी चल रही थी अप्रैल से, जब लॉकडाउन लगा तो उसमें भी बराबर उतनी ही पढ़ाई हो रही थी जैसे हमारी ऑफलाइन होती है। ऑनलाइन में भी हमें सब वही बताया जा रहा था। अच्छा, तो आप कब से कोचिंग ले रही हैं सर के यहाँ पे? सर मैंने अभी स्टार्ट किया है अगस्त से। तो सिविल सर्विसेज की तरफ आपका रुझान कैसे हुआ कि आप तैयारी कर रहे हैं, पीसीएस वगैरह की तैयारी कर रहे हैं? सर गवर्नमेंट जॉब की तरफ तो था ही, फिर थोड़ा सा सिविल सर्विसेज की तरफ गया कि इस चीज़ की प्रैक्टिस ठीक हो सकती है। सर ऋषभ देव। ऋषभ, आप क्या करते हैं और कब से कोचिंग कर रहे हैं? और मैं अभी ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, मैं फर्स्ट ईयर में हूँ और मैं लास्ट 6 मंथ से यहाँ कोचिंग ले रहा हूँ। प्रयास आईएएस अकेडमी जो है देहरादून का एक जाना माना इंस्टीट्यूट है सिविल सर्विसेज के लिए। यहाँ की खासियत ये है कि यहाँ पर खासकर वनडे एग्जाम की तैयारी नहीं होती जैसे कि अमूमन और इंस्टीट्यूशन में होती है, वहाँ वनडे की तैयारी भी होती है, सिविल सर्विसेज की तैयारी भी होती है। तो ऐसा यहाँ पर कुछ नहीं, ये सिविल सर्विसेज के लिए समर्पित एक संस्थान है जो कि देहरादून में पिछले 20 सालों से अपनी सेवाएं दे रहा है शिक्षा के क्षेत्र में। तो और छात्रों से जानेंगे। सर, अपना नाम बताइए। मेरा नाम आशीष है। आशीष, आप बताइए कब से पढ़ रहे हैं यहाँ पे और आपको कैसा लगता है यहाँ पे पढ़ने के बाद? मैं पिछले 5 महीने से यहाँ पे कोचिंग ले रहा हूँ। मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है कोचिंग के संदर्भ में वो बहुत ही पॉजिटिव वे में रहा है, और जैसा कि मेरा सिलेबस है वो भी अभी काफ़ी कुछ कवर हो चुका है। कोचिंग लेने से पहले हमें इस जो सिविल सर्विसेज का सिलेबस था, पैटर्न था, उसके संदर्भ में कोई भी ज्ञान विशेष प्रकार से नहीं था, लेकिन कोचिंग के बाद हमें इसमें आंसर राइटिंग वगैरह जो भी लिखवाने की कोशिश की गई है उससे हमें काफ़ी प्रोत्साहन मिला है। किस राज्य से हैं आप? मैं हिमाचल प्रदेश से संबंध रखता हूँ। अच्छा, हिमाचल से कोचिंग लेने आप देहरादून कैसे आना हुआ? सर, हिमाचल में जो कोचिंग संस्थान थे वो बेसिकली वनडे एग्ज़ाम के साथ साथ सिविल सर्विसेज की तैयारी करवाते थे। साथ में मेरा जो घर है वो इधर पांवटा साहिब में है, तो मुझे देहरादून ज़्यादा अच्छा नज़दीक भी पड़ा और थोड़ा सा सूटेबल भी लगा। कितना फर्क देखते हैं आप हिमाचल पीसीएस में और उत्तराखंड पीसीएस के, जब आप सिलेबस की तुलना करते हैं या अन्य चीज़ों की? हिमाचल में जो है वो पीसीएस का तो लगभग सेम ही सिलेबस है, लेकिन जो सिविल सर्विसेज की वहाँ पे तैयारी है वो अच्छी प्रकार से नहीं करवाई जा सकती, तो उसमें एचएएस के लिए अच्छा है हिमाचल प्रदेश में, लेकिन सिविल सर्विसेज का वहाँ पे थोड़ा सा जो क्रेज़ है वो थोड़ा सा कम है। इस वक्त मैं एक बार फिर से प्रयास आईएएस अकेडमी में हूँ और मेरे साथ हैं प्रयास आईएएस अकेडमी के डायरेक्टर सुशील कुमार जी। और अभी हाल ही में डॉक्टर सुशील कुमार जी को डायरेक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया, क्योंकि डॉक्टर सुशील जी जीएसटी पर पिछले 2 साल से उत्तराखंड के अंदर शोध कर रहे थे, 3 साल से। तो सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका दिल्ली उत्तराखंड लाइव पर। थैंक यू। लेखन क्रिया भी आपकी लगातार चालू है, आपको उपाधियों से भी लगातार कहीं ना कहीं सम्मानित किया जाता है। अभी आपको भोपाल में सम्मानित किया गया। और दूसरी बात ये देख रहा हूँ कि यहाँ पर छात्राएं लगातार आगामी 3 अप्रैल की परीक्षा को लेकर भी काफ़ी सीरियस है, आप उनको भी समय दे रहे हैं, तो इतना सब कैसे मैनेज करते हैं सर? नहीं, इनका सबका टाइम निकालते हैं हम। अच्छा। अब देखिए, ऐसे समझिए कि सुबह 7:30 से 10 एक क्लास होती है, तो 10 बजे तक जाहिर है क्लास, और वो बहुत प्रोडक्टिव टाइम है इस दृष्टि से कि इस टाइम ना किसी को मोबाइल फ़ोन करने की एज सच ज़रूरत पड़ती है, ना कहीं बाजार जाने की ज़रूरत पड़ती है। मतलब एक प्रकार से स्टूडेंट और हम जो है कमिटेड हैं पढ़ाई को लेकर, क्योंकि समय हम लोग सामाजिकता से बिल्कुल कटे होते हैं, क्योंकि लोग सो के उठ रहे होते हैं। अच्छा, ठीक है। अब दिन में जहाँ तक अभी आपसे बातचीत करने के बाद 11 बजे से क्लास और है, दोपहर तक वो क्लास रहेगी, 1-1.5 बजे तक ख़त्म हो जाएगी।
उसके बाद हमारे पास पूरा स्लैब बचता है, चाहे हम पढ़ें, लिखें, घूमें, कहीं बैठें, मीटिंग करें, अपने कोचिंग के प्रोग्रेस के लिए कुछ सोचें, ये हमारे पास टाइम रहता है। सर, आगामी 3 अप्रैल को उत्तराखंड पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा है। उस संदर्भ में आपके संस्थान में किस तरह से बच्चों को आपके समय कम रह गया है, तो जब समय कम रह जाता है तो कुछ विशेष तरह से उनको ट्रीट किया जा रहा है? अब आपको मैं बताऊं आपको कि उत्तराखंड पीसीएस के कोर्सेज को हमने 30 जनवरी को खत्म कर दिया। अच्छा। उनके बैचेज जो शाम को 5:30 बजे से 8 बजे तक चलते थे, स्पेशल बैचेज, ये जो बच्चों जिनसे आपने बात किया, ये बच्चे 7:30 से 10 तो आते ही थे। इनमें जिसको उत्तराखंड पीसीएस का अटेम्प्ट लेना है वो एक बार और आते थे 2.5 घंटे के लिए, 5:30 से 8 बजे के बीच में शाम को। वो अगस्त 25 तारीख से 30 जनवरी तक उनको अलग से क्लासेस देके कंप्लीट कर दिया गया उनका कोर्स। सिविल का तो चल रहा है, सिविल थोड़ा लंबा गेम है और इसके एग्जाम हम लोगों को संभावना तो 1 जनवरी वगैरह में हो जाएगा, तो फिलहाल 30 जनवरी को कोर्स खत्म किया। अब इनके टेस्ट सीरीज चल रहे हैं। अच्छा। यानी ये घर पे रिवीजन कर रहे हैं, टेस्ट सीरीज दे रहे हैं। हमारी तरफ से इनका कोर्स हमने 6 महीने बाद खत्म कर दिया। अच्छा सर, ये जो आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में रिलीज कर रहे हैं तो उसका क्या आप किस परिप्रेक्ष्य में कर रहे हैं? क्योंकि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोविड की वजह से, या कहीं ऐसा तो नहीं कि दूर दराज के जो पहाड़ी इलाकों में बच्चे यहाँ ना आ सकें, वो आपका ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करें? कोरोना में 2020 में क्लासेस शुरू किए तो ग्वालियर, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल, छत्तीसगढ़, झारखंड, ऐसे मेरे पास करीब 110 स्टूडेंट जुड़े थे। इसका मतलब है कि लड़के पढ़ना चाहते हैं लेकिन देहरादून सब नहीं आ सकते। तो मुझे लगा कि एक बार नए तरीके का एक बैच जो मैंने 25 फरवरी से अनाउंस किया है, इसको लाना चाहिए। जो दूर दराज, चाहे हमारे पहाड़ के रिमोट एरियाज के बच्चे हों और चाहे किसी अन्य प्रांत के हों, जो सिविल की तैयारी करना चाहते हैं, उनको ये मौका मिलना चाहिए। मैं देखता हूँ आपका इंटरेस्ट भी है और आप लोगों को काफी लोग अपने चैनल डिबेट पे भी बुलाते हैं। तो मैं पूछ रहा हूँ, इस बार आम आदमी पार्टी के आने से उत्तराखंड में 2 राष्ट्रीय दल हैं, जैसे कि कांग्रेस और बीजेपी का समीकरण कुछ बिगड़ता हुआ दिख रहा है क्या? देखिए, आपकी बात सही है कि आम आदमी पार्टी इतनी कमजोर नहीं है जैसा कि उसका पिछले 1 दशक से जो रुतबा है उस लिहाज से, जैसे पंजाब और दिल्ली की तुलना में देखें तो। लेकिन उत्तराखंड में उसने अपनी जो जमीन थी वो उस कदर अभी फर्टिलाइट नहीं बना पाई। लेकिन इसमें कोई दुविधा नहीं कि 2-1 सीटें तो ऐसी होंगी जहां पर उसकी वजह से 2 राष्ट्रीय दल जो बीजेपी कांग्रेस है उनको वोट में कहीं कहीं फर्क पड़ सकता है। अब कितने सीटों पे फर्क पड़ सकता है, 2, 4, 6, ये मुद्दा अलग है। बट ये है कि उसकी प्रेजेंस से इन राष्ट्रीय पार्टियों को वैसा ही है जैसा 2017 में था, ये कहना ठीक नहीं है। मुझे लगता है प्रेजेंस काफी कुछ मतलब अल्टीमेटम भी है। और दूसरी चीज, आपने कभी गौर किया होगा कि जब रूलिंग पार्टी गवर्नमेंट के लिए जाती है, कोशिश करती है चुनाव में, तो उसको 2 काम करने पड़ते हैं। एक तो पिछले जीत को सुनिश्चित करना और फिर 5 साल के काम से जनता को सेटिस्फाई करना। अगर ये दोनों चीजों में बैलेंस नहीं बनता है तो विरोधी को मौका मिल जाता है। तो मैं समझता हूँ कि पिछली बार कांग्रेस लड़ी थी तो अपनी सत्ता बचाने के लिए, इस बार बीजेपी अपनी सत्ता बचा रही है। तो और 20 साल का इतिहास है यहाँ का कि हर बार अलग पलट होता रहा। तो मैं ये तो नहीं बता पाऊंगा कि सरकार किसकी बनेगी, लेकिन ये जरूर कह सकता हूँ कि फाइट जबरदस्त रही है। वेल ऑर्गेनाइज कांग्रेस चुनाव लड़ी है। थोड़ी बीजेपी तुलनात्मक 17 से हमको कमजोर दिखी है, लेकिन बहुमत का मुझे लगता है हेर फेर कहीं नहीं जाएगा, बहुमत किसी न किसी को मिल जाएगा। सर, एक बात है कि बीजेपी ने अपना मुख्यमंत्री चेहरा घोषित कर दिया था चुनाव से पहले, कांग्रेस ये करने से बच रही थी। कांग्रेस ने कहा कि हम संगठित होकर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हुआ उसके बाद हरीश रावत जी उन्होंने कहा या तो मैं मुख्यमंत्री बनूंगा या घर बैठूंगा, पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट कुछ ही दिन बाद आया कि मैं किसी दलित चेहरे को उत्तराखंड का सीएम बनता हुआ देखना चाहता हूँ। और ये स्टेटमेंट उनका तब भी था जब चुनाव पंजाब में सीएम चंद्री जी मुख्यमंत्री बने थे। तो ये हरीश रावत जी के 2 बयान, कहीं आपको नहीं लगता है कि हरीश रावत जी की महत्वाकांक्षा कुछ इतनी ज्यादा है कि उनके पार्टी के जो और कार्यकर्ता है, मतलब उनके प्रभाव में, उनकी बातों में आके दब के रह जाते हैं? नहीं, इसमें कोई दुविधा नहीं। वो चीफ मिनिस्टर बनना चाहते हैं, वो तो चुनाव से पहले भी बनना चाहते हैं, अभी भी बनना चाहते हैं। लेकिन जैसे कहते हैं कि पार्टियों की अपनी कुछ मर्यादाएं होती हैं, वो अकेले तो है नहीं कि साहब हम उठे और जाके चीफ मिनिस्टर की शपथ ले लीजिए, अगर भाई दफे कांग्रेस बहुमत होता है तो। लेकिन वो जो एक माहौल बना रहे हैं, जो एक वातावरण बना रहे हैं, वो कहीं ना कहीं वो ये लोगों में एक मैसेज कन्वे भी कर रहे हैं कि हमें चीफ मिनिस्टर
की जरूरत, और वो गाय बगाए कहे भी हैं, कौन नहीं बनना चाहेगा। तो जाहिर है कि किसी को कलेक्टर बनाए, किसी को चीफ मिनिस्टर बनाए, किसी को प्राइम मिनिस्टर बनाए, कौन मना करेगा। तो हरीश रावत हाड़ मास के बने इंसान है, अगर उनके अंदर ये एम्बिशन है भी तो गलत नहीं है, क्योंकि उनकी 3 साल की सरकार को लोग परखे हैं। अगर लोगों को लगता है कि हरीश रावत अच्छे चीफ मिनिस्टर है और कांग्रेस सत्ता में आती तो बुरा ही क्या है। और रही बात बैलेंस करने की कि साहब दलित को बनाएंगे, इनको बनाएंगे, उनके बनाएंगे, ये पॉलिटिकल जो है इंजीनियरिंग होती है अपनी, वो कहाँ फिट बैठते हैं नहीं मालूम। बट मैं ऐसा मानता हूं पर्सनली कि इस बार के इलेक्शन में भले ही कांग्रेस हरीश रावत को डिक्लेयर्ड चीफ मिनिस्टर नहीं किया था, बट कहीं ना कहीं लोगों ने इस बात को जहन में रख के ही वोट दिया है। सर अभी आप भोपाल गए थे, वहाँ पे आपको डॉक्टरेट की उपाधि से भी सम्मानित किया जा चुका है। ऐसी तो बहुत उपाधियों से आप सम्मानित हो चुके हैं, लेकिन इस बार भोपाल जाना और वहाँ पर आपका जो रिसर्च वर्क था जीएसटी को लेकर, उसके बारे में कुछ बताइए जरा। मैं असल में, हाँ ठीक है, मैं पिछले नवंबर 2018 से इस पर रिसर्च कर रहा हूँ। नवंबर 2018, ऑलमोस्ट 3.5 साल हो गए। ये प्रॉपर हमने एक प्रकार से पीएचडी रजिस्ट्रेशन कराया था उस यूनिवर्सिटी में। तो वहाँ के जो वाइस चांसलर हैं डॉक्टर एन के थापक सर, प्रोफेसर, उनके मार्गदर्शन में मैंने ये काम किया। तो मैं जीएसटी में ये देखना चाह रहा था कि आखिर जीएसटी का जो एक फेडरलिज्म जो हमारा एस्पेक्ट है कि स्टेट के अपने टैक्स होते हैं, सेंट्रल के अपने टैक्स होते हैं, तो ये 1 नेशन 1 टैक्स तो है, बट इसका फेडरल स्ट्रक्चर पे क्या इम्पैक्ट है, सेंट्रल स्टेट रिलेशन पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहे हैं, क्या कलेक्शन घटा तो नहीं है, कलेक्शन घटा है तो स्टेट कैसे सर्वाइव कर रहे हैं। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि सेंट्रल स्टेट रिलेशन पर विद रेफरेंस टू, स्पेशल रेफरेंस टू उत्तराखंड, क्योंकि सारे स्टेट्स को देखना मुश्किल था, तो मैंने उत्तराखंड के साथ सेंट्रल का रिलेशन देखा और एक फाइंडिंग में पाया, कई सजेशंस हमने दिए कि जीएसटी काउंसिल को क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, क्या प्रॉब्लम्स हैं। मैंने बहुत सारे टैक्स के ऑफिसर्स से बात किए, लोगों से बात किया, पेट्रोल पंप पे बात किए, व्यापारियों से बात किया, इनकम टैक्स वालों से बात किया, जितने भी वकील हों या सीए हों, व्यापारी हों, कॉमन मैन हों, कि क्या जानते हो जीएसटी। तो मैं रिसर्च करने के बाद पाया कि प्रॉब्लम तो है कहीं ना कहीं फाइनेंशियल रिलेशन में। जो स्टेट की स्टेटस 2017 से पहले थी वो प्रेजेंटली तो नहीं है, क्योंकि ग्रोथ रेट जैसे उत्तराखंड ने 19% से ग्रोथ कर रहा था, अब 7% पे ग्रोथ है, जबकि जो एडवाइजरी कमेटी थी इकोनॉमिकली वो भी 14% नेचुरल ग्रोथ बोला था। तो यानी कि कलेक्शंस तो कम हुए हैं। अब ये कब सही होंगे मालूम नहीं। अब जो कंपनसेशन है वो 2022 में भी खत्म हो रहा है। यहाँ पर कुछ छात्राएं भी हैं, इनसे भी जानूंगा। मैम आपका नाम? मेघा। तो ये बताइए कि यहाँ पर आपको मुख्यतः सिविल सर्विसेज की तैयारी ही करवाई जाती है, तो यहाँ पे जो आपकी पढ़ाई हो रही है, आप इससे पूरी तरह संतुष्ट हैं? जी सर, जी। क्या अच्छा लगता है सर का पढ़ाने का? सर का तरीका जो मतलब आसानी से हार्ड चीज़ों को भी आसानी से समझा देते हैं। आपका नाम? महक। कहाँ से? बिलोंग तो टीरी से करते हैं बट रहते डोए वाला है। अच्छा ये बताइए सिलेबस कितना हो गया आपका अब तक? अभी तो एवरेज हुआ है, अभी बहुत लंबी है जर्नी, तो अभी तो स्टार्टिंग की एक तरीके से, अभी साल भर भी पूरा नहीं हुआ है, अभी तो काफी लंबा टाइम है। आपसे भी अगर ये प्रश्न पूछूं कि प्रयास IAS अकेडमी ही क्यों चुना आपने, तो उसका क्या जवाब देंगे? हर कोई एक्सपीरियंस पे बिलीव करता है एंड थोड़ा ट्रस्ट भी बन जाता है। बहुत लोग बताते हैं कि काफ़ी पुराना है, काफ़ी एक्सपीरियंसड है, तो जो एक्सपीरियंसड है ऑब्वियसली बात है वो अच्छा ही गाइड करेंगे, ऐसे तो कोई इतना लंबा नहीं स्टे करता। सर बहुत जगह ट्राई किया था, यहीं पे आके देखा कि बाकी जगह डायरेक्टर मिलते भी नहीं है और यहाँ सर खुद पढ़ाते हैं। बाकी जगह आपने डेमो क्लास ली? नहीं, डेमो क्लास नहीं ली थी, पर ट्राई किया था बात करने से। तो लेकिन वहाँ पे वो मिले नहीं, वो रिसेप्शन पे ही आपको? हाँ। आपका नाम है? नेहा। आपकी कब से तैयारी चल रही है यहाँ पे? सर अभी मैंने दिसंबर में ही ज्वाइन किया है यहाँ पे। कहाँ से रहने वाली है? सर यही देहरादून से ही। तो ये बताइए कि इस समय जो पैटर्न है सिविल सर्विस प्रीलिम्स का, इसमें सीसेट हटा दिया, ये छात्रों के लिए अच्छा हुआ या किस संदर्भ में कैसे देख रही हैं आप इसे? सर कुछ के लिए अच्छा है, कुछ के लिए नहीं, क्योंकि सभी हर एक तरीके के नहीं हैं, तो जिनकी पकड़ अच्छी है उनके लिए तो लगेगा ही बुरा है, बाकी जिनकी नहीं है उनको काफ़ी हेल्प मिलेगी इसमें। कब देने वाली है आप प्रीलिम्स? मतलब मेरा फर्स्ट टाइम है सर, अभी मेरे को 1 साल ही हुआ था, सेल्फ स्टडी कर रही थी, लेकिन कंफ्यूजन था, बुकिश पढ़ के नहीं हो पाएगा ये सब, तो इंस्टीट्यूट ढूंढ रहे थे किसको ज्वाइन करना है, तो मैं 5-6 जगह गई थी, लेकिन जब मैं यहाँ पे आके मिली, सर से भी बातचीत हुई, तो डेफिनेटली क्या लगा कि आप 5-6 इंस्टीट्यूट में गए, अंततः आपने प्रयास को चुना?
सर जब मैं बाकी वहाँ पे मिली रिसेप्शन पे बात हुई थी, पहली बात तो जब मैं प्रयास वाले रिसेप्शन पे मिली, उन्होंने डायरेक्ट कहा था कि आप डायरेक्टर सर से बात करिए। मैंने सर को कॉल किया, काफ़ी कन्फ्यूजन में थी, परेशान थी। जब सर से आके मिली, पाँच सर ने कहा आके मिलो यहाँ पे मिली, तो सर से इस तरीके से मोटिवेट किया, बातचीत इस तरीके से की कि मैंने डिसाइड कर लिया कि ज्वाइन करूँगी तो यहीं करूँगी। तो सर यहाँ पे उसी टाइम मैंने एडमिशन लिया था। अब मैंने सुना है कि यहाँ ऑनलाइन क्लासेस के लिए एक नया प्लेटफॉर्म रिलीज कर रहे हैं सर 24 तारीख से, तो उसको लेकर आप लोग उत्साहित हैं या क्या यहीं आके करेंगे या घर में? सर घर से ही ऑफलाइन भी करेंगे, हम ऑनलाइन भी करेंगे। आपकी कब से तैयारी चल रही है? अभी 1 साल हो गया। इस बार देंगे आप एग्जाम? इस बार क्या तैयारी है 4 तारीख की? 4 तारीख की तैयारी हो रही। सीसेट अब क्वालिफाइंग हो गया, हाँ तो अब उससे आपको फायदा है या नुकसान है? फायदा ही है। फायदा है। आप आर्ट्स से हाँ नुकसान क्यों है? सर नुकसान तो है, नुकसान थोड़ा बहुत है लेकिन फायदा ज़्यादा है। चलिए ठीक है, धन्यवाद। आपका नाम? भावना। आपका क्या बताइए, आप पहला अटेम्प्ट है या? नहीं, मैं अभी एलिजिबल नहीं हूँ इस चीज़ के लिए। प्रयास है एकेडमी की? ये मेरी दीदी ने बोला था कि ये सर अच्छे हैं और काफ़ी इंस्टीट्यूट पुराना है, तो यहाँ पे तुम्हें आपकी दीदी यहाँ से पढ़ के गई है पहले? नहीं, उनको किसी ने सजेस्ट किया था कि आप वहाँ जाइए। हाँ जी, इसलिए। आपका नाम? भूमि। अभी आप एलिजिबल नहीं होंगे? अच्छा, तो तैयारी कैसे चल रही है? अच्छी चल रही है। मतलब आप लोग एलिजिबल नहीं है और तैयारी करने पहले ही आ जाते, इतना जोश कैसे आपका सिविल सर्विसेज के लिए? पहले से ही सोच रखा था। पहले सोच रखा है, समय बचाएंगे। तो इसमें से बहुत से छात्र छात्राएं हैं जो आगामी 3 तारीख को प्रीलिम्स का एग्जाम देने वाले हैं, तो मेरी तरफ से आप सबको प्रीलिम्स की शुभकामनाएं। चलिए, धन्यवाद।